अस्सलाम वालेकुम टू ऑल व्यूअर्स। मैं हूं जवेरिया और आप देख रहे हैं मेरा चैनल इजीएस्ट वे टू लर्न। आज पढ़ने जा रहे हैं एंटरप्रेन्योरशिप MGT 602 लेक्चर नंबर 31। फाइनेंशियल प्लान क्या चीज़ होती है, ये तमाम चीज़ें यहाँ पर बताएंगे, लेकिन इससे पहले यहाँ ऑपरेटिंग एंड कैपिटल बजट की बातें की गई हैं जो मैंने लेक्चर नंबर 30 में डिस्क्राइब किया है आप लोगों को। प्रो फॉर्मा इनकम स्टेटमेंट क्या होती है? एक ऐसी स्टेटमेंट जो तमाम चीज़ों को बताए। कौन सी चीज़ें? जो आपकी सेल्स को, रेवेन्यू को, इनकम को बताते हुए तमाम एक्सपेंसेस को लेस कर दे और प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ उसको जनरेट करके बता दे, ये इनकम स्टेटमेंट कहलाई जाती है। इन शॉर्ट, इनकम स्टेटमेंट एक ऐसी स्टेटमेंट है जो लेस करती है इनकम में से तमाम एक्सपेंसेस को, एंड विच वी कैन इजीली आइडेंटिफाई द ईयर प्रॉफिट और द ईयर लॉस। ओके, ये हमारी टोटल डेफिनेशन होती है इनकम स्टेटमेंट की। जिन्होंने अकाउंटिंग पढ़ी उन्हें तो समझ में आ रही होगी, कि जिन्होंने नहीं पढ़ी है वो बेसिकली बस ये कॉन्सेप्ट लेके चलेंगे। इनकम स्टेटमेंट एक ऐसी स्टेटमेंट होती है कि पूरे हम देखते हैं कि हमारी इनकम क्या ठहरी थी, उसमें से खर्चे कितने आए, तो इनकम में से जो खर्चे और एक्सपेंसेस होते हैं उसमें से लेस कर दे तो वो इनकम स्टेटमेंट की शक्ल इख्तियार करती है। यहाँ हम पढ़ेंगे इनकम स्टेटमेंट में क्या क्या चीज़ें आती हैं, तो वही चीज़ों का यहाँ जिक्र किया जा रहा है। सेल्स इज अ मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू। सेल ही ऐसा मेजर सोर्स है रेवेन्यू, क्योंकि रेवेन्यू, सेल और इनकम ये एक ही चीज़ के तीन नाम हैं। ठीक है, इसके अलावा बेसिकली, और ये फर्स्ट आइटम होता है बेसिकली जो इनकम स्टेटमेंट में हम यूज़ करते हैं। तो जस्ट आपने अगर रीड करना चाहो तो इसको अपने माइंड में कैप करके रखिएगा, कीप इन द माइंड रखिएगा कि सेल इज अ मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू और इज अ फर्स्ट स्टेप इन विच वी आर व्हेन वी मेड इनकम स्टेटमेंट, द फर्स्ट स्टेप इज टू टेक इन सेल्स। इन प्रिपेयरिंग द प्रो फॉर्मा स्टेटमेंट, सेल्स बाय मंथ मस्ट बी कैलकुलेटेड फर्स्ट। यहाँ पे फिर वही बताया कि पहली दफ़ा जो है, पहली कोई चीज़ अगर स्टार्ट होती है तो इनकम स्टेटमेंट में सबसे पहले सेल को कैलकुलेट होती है। सेल्स रेवेन्यू हमेशा स्टार्टअप के लिए डिफिकल्ट होता है, तो सेल्स रेवेन्यू फ्रॉम एन इंटरनेट स्टार्टअप ऑफ्टन मोर डिफिकल्ट टू प्रोजेक्ट। ओके, ये जैसा यही पॉइंट नंबर डी बोल रहे हैं, प्रो फॉर्मा इनकम स्टेटमेंट प्रोवाइड द प्रोजेक्शन ऑफ ऑल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस फॉर द ईच मंथ फॉर द फर्स्ट ईयर। ठीक है, हर मंथ के जो भी एक्सपेंसेस आ रहे हैं एक साल के, वो तमाम लिए जाते हैं फिर। और एन एडिशन ऑफ द स्टेटमेंट प्रोजेक्शन शुड बी मेड बाय ईयर्स 2 and 3। और फर्स्ट ईयर की स्टेटमेंट जो होती है वो 2 से 3 साल तक के लिए प्रिपेयर की जाती है। द इंटरनेट स्टार्टअप, कैपिटल बजटिंग, ऑपरेटिंग एक्सपेंसिव इन्वॉल्व किए जाते हैं। ये तमाम चीज़ें उन्होंने बताई हैं, तमाम हेड्स बताएं कि जो इनकम स्टेटमेंट में आते हैं, तो आपने जस्ट स्टेप वाइज इसके एडिंग्स को दिमाग में रखना है। प्रो फॉर्मा कैश फ्लो, कैश फ्लो के अंदर हम कैश का आना और कैश का जाना देखते हैं, यानी कि कितना कैश हमें रिसीव हुआ, कितना कैश हमने पे किया। प्रो फॉर्मा कैश इन फ्लो के अंदर कैश फ्लो इज नॉट सेम एज द प्रॉफिट। ये बात हमें याद रखनी चाहिए हमेशा कि कैश फ्लो कभी भी प्रॉफिट नहीं है। प्रॉफिट हमारा होता है बेसिकली जो हमें अपना इनकम में से एक्सपेंसेस को माइनस करके मिला, जबकि कैश फ्लो हमेशा डिफरेंस बताता है कि एक्चुअल रेसिप्ट आपने कितनी रिसीव किया है कैश और कितना कैश आपने पे किया है। ओके, इंटरनेट स्टार्टअप, द सेम ट्रांजेक्शन विल बी इन्वॉल्व द यूज ऑफ क्रेडिट कार्ड विच इज द परसेंटेज ऑफ द सेल्स। भाई यही आपने लेना है जस्ट। और ओकेजन प्रॉफिटेबल फर्म फेल बिकॉज ऑफ लैक ऑफ कैश। बहुत सारी ओकेजन पे जो फर्म्स होती हैं बड़ी बड़ी, वो फेल इसी वजह से होती है कि उनके पास कैश फंड्स अवेलेबिलिटी नहीं होती। टू स्टैंडर्ड मेथड इसके यूज़ किए जाते हैं। कि इनडायरेक्ट मेथड होता है जिसमें हम नेट इनकम को एडजस्ट कर लेते हैं बस, और डायरेक्ट मेथड के अंदर हम सिंपल कैश को लेस करते हैं, कैश आउट से, यानी कितना कैश आया कितना कैश गया। डायरेक्ट जब हम सिस्टम करेंगे तो डायरेक्ट मेथड होगा, लेकिन जब हम एडजस्टमेंट करेंगे नेट इनकम की, पहले नेट इनकम लेंगे फिर डेप्रिसिएशन को उसको उसमें से लेस करेंगे और भी बड़ी चीज़ें हैं इसके अंदर, तो ये इनडायरेक्ट मेथड बेसिकली ये होता है। टू द पॉइंट इसलिए बता कि इस चैप्टर को टू द पॉइंट ही आपने रीड करके अपने माइंड में कैप्चर करके रखना है। इंपॉर्टेंट फॉर द एंटरप्रेन्योर टू मेक मंथली प्रोजेक्शन ऑफ कैश। भाई एक कारोबार करने के इंसान बैठा है तो सबसे पहले उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं? उसके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ें यही हैं बेसिकली कि वो देखे कि उसका कैश बेसिकली कितना मंथली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है या कितना उसके मंथली कैश फ्लोज हैं। द प्रो फॉर्मा कैश फ्लो इज बेस्ड अपॉन द बेस्ट एस्टीमेट। एक्यूरेसी होनी चाहिए बस, और इट इज़ यूजफुल टू प्रोवाइड सेवरल सिनेरियोज। प्रो फॉर्मा बैलेंस शीट की बात की जा रही है। बैलेंस शीट हमेशा एसेट, लायबिलिटी और नेटवर्थ को बताती है। ठीक है, और हमेशा साल के आखिर में बनाई जाती है। हर बिजनेस ट्रांजैक्शन के अंदर जो भी बिजनेस हो हमेशा बैलेंस शीट बनाई ही जाती है, और बिजनेस की जो पिक्चर फराम करती है एक एक मूवमेंट की, वो बैलेंस शीट होती है। पॉइंट नंबर 3 MCQ है आपका। एसेट बेसिकली जो होता है वो आपका सरमाया होता है जिस पर आप अपनी मलकियत को जाहिर करते हो, तो एसेट रिप्रेजेंट वैल्यू दैट ओन बाय द बिजनेस। करंट एसेट्स के अंदर हमेशा वो चीज़ें होती हैं जो कन्वर्ट हो जाएं कैश के अंदर विद इन ईयर। यहाँ इन्होंने लिखी भी नहीं है करंट एसेट्स, लेकिन करंट एसेट्स आप ले सकते हैं अकाउंट रिसीवेबल, स्टॉक एट द एंड ऑफ द ईयर, कैश, बैंक, फर्नीचर, फिक्सचर। लेकिन यहाँ करंट एसेट्स की बात की गई है, तो करंट एसेट्स के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ लेंगे कैश, बैंक, अकाउंट रिसीवेबल, एंडिंग स्टॉक ऑफ इन्वेंट्री। ठीक है, और फिक्स एसेट्स आर दोस्त जो लॉन्ग पीरियड ऑफ अ टाइम होता है। तो लॉन्ग पीरियड ऑफ अ टाइम के अंदर वो कौन कौन से फिक्स एसेट्स होते हैं? फिक्स एसेट्स के अंदर हमारे आ जाएंगे
अपना लैंड, प्लांट, मशीनरी, इक्विपमेंट, फिक्सचर्स, इसके अलावा वो तमाम चीज़ें, व्हीकल वगैरह, फिक्सचर, फर्नीचर्स वगैरह जिनकी मुद्दत 1 साल से ज़्यादा अरसे तक के लिए आपके पास रहे, जो कन्वर्टेबल ना हो सके 1 साल के अंदर कैश में। लायबिलिटी वो चीज़ होती है जो आपने किसी से बेसिकली उधार वगैरह ले लिया, जो आपके पास ओब्लिगेशन है, यानी कि उतारना है, एक सर के ऊपर तलवार है, क्रेडिट है। तो लायबिलिटीज कैन रिप्रेजेंट एवरीथिंग ओन टू क्रेडिटर्स। करंट लायबिलिटीज ड्यू इन द 1 ईयर, वही लॉन्ग टर्म और अपना शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज की यहाँ पे बात की गई है। लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज को फिक्स लायबिलिटीज भी कहते हैं, करंट लायबिलिटीज को हम अपना शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज भी कह देते हैं। तो करंट लायबिलिटीज जो है बेसिकली आर ड्यू विद इन अ ईयर, और लॉन्ग टर्म डेब्ट्स जो होते हैं वो लंबे अरसे तक के लिए होते हैं। ओनर्स इक्विटी बेसिकली हमारा एक्सेस बताता है ओवर लायबिलिटीज के थ्रू। ओनर इक्विटी रिप्रेजेंट द नेट वर्थ ऑफ द बिजनेस। ब्रेक इवन वो पॉइंट होता है जब टोटल रेवेन्यू इक्वल हो जाए टोटल कॉस्ट के। ब्रेक इवन इज अ टेक्निक डिटरमाइनिंग द हाउ मेनी यूनिट्स मस्ट बी सोल्ड इन ऑर्डर टू ब्रेक इवन। यह आपने ले लेना है। इसके अलावा आपने लेना है, अच्छा जी, यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ है कि ब्रेक इवन क्वांटिटी का इन्होंने क्यों प्रेजेंट किया हुआ है, टोटल फिक्स कॉस्ट को डिवाइड कर रहा है मार्जिनल कंट्रीब्यूशन से। अच्छा जी, व्हेन अ फर्म प्रोड्यूस मोर देन वन प्रोडक्ट, ब्रेक इवन विल कैलकुलेटेड फॉर ईच प्रोडक्ट। जब हम कोई भी एक प्रोडक्ट, एक से ज़्यादा प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेंगे तो हर चीज़ का ब्रेक इवन पर निकलता है। और यही आप लोगों का तमाम लेक्चर था। जो जो इंपॉर्टेंट लाइन्स थी, पॉइंट्स थे, मैंने कोशिश की है कि आप लोगों को कवर करवा सकूँ। आपकी अप्रिसिएशन ही मुझे बताती है, मुझे मोटिवेट करती है कि आगे मुझे लेक्चर्स अपलोड करने या नहीं करने। तो लेक्चर को ज़रूर शेयर किया करें, आगे सब्सक्राइब किया करें, कमेंट सेक्शन में फीडबैक दिया करें ताकि मैं आगे इस सब्जेक्ट की वीडियोस बनाऊं। थैंक यू।